हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी का पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो है मैं डाल चुकी हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक भी कर दूंगी, ताकि जो स्टूडेंट पार्ट 2 पर आए हैं तो वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो बेसिक एक निचोड़ है आपकी पर्सनैलिटी का। अगेन आपका पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड की थियरी करें या और भी काफ़ी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत लेंदी था, बट हमने इसको मर्ज कर लिया है 2 वीडियोज़ में। अगर बिल्कुल डिटेल्ड से करते और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि अब की बार सिलेबस में नहीं है ना? लेकिन बाकी अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। तो जो पार्ट इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल डिटेल में हम करेंगे और जो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट क्या पता कहीं से पूछ ले, तो उस चीज़ को भी एक बार हाईलाइट ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी आपका डाउट हो एस्टेट रिलेटेड, सीईटी रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम्स रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक भी करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं वापस टॉपिक पर। तो हमने डिस्कस किया था, अब कल से उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, अब देख लीजिए आपके सामने है। अब ये मत कहना कि मैम ये कोई पिक ले रखी है या कुछ भी, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, और बेसिकली इतना टाइम नहीं होता कि मैं पीपीटी बनाऊं बैठकर अब। तो अब यही है, और आपको विजिबल ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मैम विजिबल नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगी, लेकिन इसको मैं पीपीटी पर लेके आऊँ, बात तो एक ही है ना। जो लोग पीपीटी पर पढ़ा रहे हैं बेसिकली अलग से बनवा कर या बना कर खुद से, तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी होती चीज़ें यही हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट से जाइएगा, ओके। चलिए, तो 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसे हम FFMB कहते हैं, ठीक है। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकरस, ठीक है। ये इसके प्रोपाउंडर थे। उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने सभी संभावित व्यक्तित्व लक्षणों की जांच की है। उनके निष्कर्ष 5 कारकों के एक समूह को दर्शाते हैं। तो जो आपके ये जो पॉल कोस्टा और ये जो रॉबर्ट थे, इन्होंने बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने 5 फैक्टर बताए हैं, 5 फैक्टर बताए हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओपन्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सेकंड है एक्सट्रोवर्जन, थर्ड है एग्रीबलेनेस, और अगर फोर्थ अगर हम बात करें तो न्यूरोटिक्सिज्म, और अगर फिफ्थ अगर हम बात करें तो ये है आपका कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो ये है, ये आपके 5 फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका ओपन्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें क्या है, जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, उत्सुक और नए विचारों के प्रति उदारता वाले होते हैं। समझ गए ना? कौन से वाले? ओपन्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, ये व्यक्ति सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि रखते हैं, ठीक है। इनका इंटरेस्ट होता है बेसिकली किसमें? कल्चरल परसूट्स में, ओके। थर्ड अगर हम बात करें, जो व्यक्ति इसमें अंक प्राप्त करते हैं उनमें अनम्यता पाई जाती है, ठीक है। मतलब इसमें रिजिडिटी इनके अंदर पाई जाती है। रिजिडिटी अगर आपको पता हो, रिजिडिटी होती है मतलब अपने आप को चेंज ना कर पाने वाले, है ना, बिल्कुल रिजिड है, कठोर है। सेकंड अगर हम बात करें, आपका है एक्सट्रोवर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें अंक प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक रूप से सक्रिय, आग्रहित, बातूनी, आमोद प्रमोद पसंद करने वाले होते हैं। मतलब काफ़ी बातूनी होते हैं, सोशली होते हैं बेसिकली, ठीक है। और टॉकेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और फन लविंग होते हैं। और वही दूसरे और कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति शर्मीले पाए जाते हैं, और वहीं जो इसमें कम अंक प्राप्त करते हैं वो बहुत शाई नेचर के होते हैं, दूसरों से बात करने में उन्हें हेजिटेशन होती है, ठीक है। थर्ड है तो इसी में अगर हम बात करें आपकी एग्रीएबलनेस,
नेस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जिन लोगों के पास ये कारक होता है वो सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले, मैत्रीपूर्ण, तो आप समझ सकते हैं देखभाल पालन पोषण करने वाले कुछ इस तरह के होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है, और नरिशिंग होते हैं। कौन से लोग? जो एग्रीएबलनेस वाले लोग जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसके जो अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, होस्टाइल होते हैं बेसिकली, है ना, ऐसे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो आपका है न्यूरोटिसिज्म। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो अंक प्राप्त करता है, मतलब अच्छे अंक जो प्राप्त करता है, उच्च अंक प्राप्त करता है, उसमें इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो लोग, एंसियस होते हैं, वरीड होते हैं, फियरफुल होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं, मतलब काफ़ी अगर हम बात करें तो वो जो है ना, मतलब बहुत अस्थिर होते हैं, है ना, चिंता रहती है उनके अंदर, परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसे होते हैं वो लोग। और इसके अगर अपोजिट हम बात करें तो वो बिल्कुल वेल एडजस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं हम, कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो अच्छे अंक जो लोग प्राप्त करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें डिपेंडेबल होते हैं वो, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं वो लोग, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो काफ़ी वो इम्पल्सिव होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये था आपका 5 फैक्टर। अब बात करते हैं हम साइको एनालिटिकल अप्रोच, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनली अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट्स को आप ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं आपके सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो हैं ये एक चिकित्सक हैं थे, तो बेसिकली शायद हैं, अभी भी ये जीवित हैं, तो ये इसके प्रोपाउंडर है, ठीक है ना। हमने डेवलपमेंट में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। अब सिगमंड फ्राइड को हम पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, फ्राइड ने मन के आंतरिक प्रकारों को समझने के लिए मुक्त साहचर्य, यानी कि अगर हम बात करें शायद इसे हम कहते हैं फ्री कन्वर्सेशन, है ना, फ्री एसोसिएशन, बिल्कुल। फ्री एसोसिएशन जो है एक विधि क्या होती है, फ्री एसोसिएशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाली सभी विचारों, भावनाओं, चिंताओं को मुक्त भाव से व्यक्त करता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो आपके जो ये जो क्या क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगेन, हाँ, तो कुछ लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, थेरेपी लेते हैं। उसमें वो क्या करते हैं बेसिकली, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनसे फ्री एसोसिएशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के थ्रू उनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, वो इनडायरेक्ट उनसे निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अगर बात करें इसमें अब हम, तो इसमें हम अब देखेंगे कि इन्होंने ना 3 लेवल्स की बात की थी, बिल्कुल की थी, जिसमें हम देखते हैं आपका कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो देखिए, कॉन्शियस में क्या होता है बेसिकली, जब आप पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, जैसे कि अभी हैं, है ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं या शायद आप कुछ और भी साथ-साथ कर रहे हों, तो वो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये बिल्कुल चेतन मन में हो रहा है, कॉन्शियस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्री कॉन्शियस क्या होता है? इसमें बेसिकली ये बीच का होता है, मतलब कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं और ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो चीज़ें आपको याद भी आ जाती हैं। वो आपकी ये सिचुएशन होती है। थर्ड है आपका अनकॉन्शियस, इसमें बेसिकली अ, अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके ब्रेन का यही होता है, यहीं से चीज़ें कंट्रोल होती हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहीं चल रही होती हैं। तो यहीं से जो साइकोलॉजिस्ट अभी मैंने कहा था ना आपको, वो यहीं से उन चीज़ों को निकलवाते हैं आपके, ठीक है। आपके मुँह से यहीं पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, इन्हीं को वो निकलवाते हैं। उसके बाद आप हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें इद, ईगो और सुपर ईगो, इन 3 पॉइंट्स की उन्होंने बात की है। अब देखिए, इद में क्या होता है बेसिकली, इद में अगर हम बात करें तो इसमें प्लेज़र होता है, मतलब इसमें खुद के लिए ही काम करना होता है, मतलब खुद को क्या अच्छा लग रहा है,
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे होते हैं ऐसे कि जैसे उन्हें 120 की स्पीड में बाइक चलानी है, 110 की स्पीड में बाइक चलानी है, तो वही चलानी है ना? फिर चाहे चालान कटे, चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्हें अपनी ईद को जो है सेटिस्फाई करना होता है कि मुझे तो यही करना है। आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, वो ज़िद कर लेता है बहुत बार कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, चॉकलेट यही चाहिए और यही चाहिए, है ना? हर बात पे वो अड़ जाता है कि मुझे तो यही चाहिए। तो वो उसमें कौन-सा एक्टिव होता है? उसमें ईद एक्टिव होता है उस टाइम पे, ठीक है? अब ईगो में क्या होता है? ईगो अगर हम बात करें, तो ये आपका बीच का रास्ता होता है। रियलिटी जो होती है ना? कि जैसे अगर बाइक तेज़ चला रहे हैं तो मतलब ये होगा कि नहीं बाइक तेज़ नहीं चलानी, रूल्स के खिलाफ है और ऐसे हमारा चालान कट सकता है, ये सारी चीज़ें। मतलब बिल्कुल बैलेंसिंग होता है। और सुपर ईगो में क्या होता है, इसमें ये होता है कि भई कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो यहाँ पे तो जैसे अगर झूठ से कहते हैं ना, झूठ से किसी की जान बच जाए, तो झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन सुपर ईगो क्या करेगा, नहीं, चाहे कोई मरता मरे, मुझे तो सच ही बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो सिचुएशन होती है आपकी सुपर ईगो की। आई होप आपको तीनों चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना? बिल्कुल पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट है आपकी रिप्रेशन, ठीक है? तो सारी स्टेजेज़ इसमें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है? तो ये मैं अलग से कोई वीडियो आपको करवा दूँगी जिसमें सारी होंगी। ये सारी मैकेनिज़्म नहीं है। यहाँ पे बेसिकली कम है ना? कम है, रिग्रेशन भी इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं, जितने हैं उतने कर लेते हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो में डिफेंस मैकेनिज़्म की कोई छोटी वीडियो बनाकर सारे मैं उसमें आपको करवा दूँगी, ठीक है? तो रिप्रेशन इसमें क्या होता है बेसिकली चीज़ों को दबाया जाता है ना? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सपना देखा, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं या चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगी या फिर मेरे घर के तो सिचुएशन ऐसी है, मैं वो खर्चा कैसे मैनेज कर पाऊँगी? तो आप उस चीज़ को दबा देंगे। कि नहीं, ये नहीं चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं। चलिए टीचर ही बन जाते हैं। कहीं थोड़ा बहुत मतलब जब भी टाइम मिले, टाइम निकाल के उसकी पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन आईएएस की तैयारी शायद ऐसे नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उस इच्छा को दबा देंगे। तो वो होता है आपका रिप्रेशन, जब चीज़ों को आप दबा देते हैं। ठीक है? प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन में होता है कि अ, अगर बात करें कि मतलब इसमें प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इस टाइप के थंबनेल लगाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और लोग अट्रैक्ट होते भी हैं। लेकिन फिर वही अपने मुँह से क्या कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, शायद हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो वो चीज़ें हो जाती है प्रोजेक्शन। डिनायल इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से नकार ही देते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, ठीक है? इसमें पूरी तरह से नकार देते हैं। उसके बाद आता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली चीज़ों के प्रति रिएक्शन किया जाता है, ठीक है? तो इसमें वो चीज़ें आती हैं और रैशनलाइज़ेशन इसमें क्या होता है, रैशनलाइज़ेशन में अगर आप बात करें तो इसमें जो है अ इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें रैशनलाइज़ेशन में कि चीज़ों को ना अगर हम देखें देखो मुझे एग्ज़ाम्पल बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा अब। चलिए इसे मैं पिन करूँगी, ठीक है ना? इसे मैं पिन कर दूँगी। अभी बिल्कुल भी मेरे माइंड में एग्ज़ाम्पल इसका नहीं आ रहा है। इसे मैं पिन कर दूँगी, ठीक है? आगे चलते हैं और देखिए अब हम स्टेजेज़ देखते हैं पर्सनैलिटी की, स्टेजेज़ देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। इसकी जो है मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी। बेसिकली वो ट्रिक मेरी नहीं थी, जो होता है मैं बोल देती हूँ। वो ट्रिक मेरी नहीं थी, ठीक है? वो किसी दूसरे टीचर की थी, बट मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी तो अच्छा ज्ञान कहीं से मिले बटोर लो, है ना? तो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी थी। ओए फिलिप्स नहीं, एलजी ला, है ना? कोई टीवी लेने गया या कुछ और वॉशिंग मशीन लेने गया तो उसने कहा, ओए फिलिप्स नहीं, एलजी लेकर आ। तो इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ओ से आपका ओरल स्टेज, ए से आपका एनल स्टेज और पी से आपका फेलिक स्टेज और एल से आपका लेटेंसी स्टेज और जी से आपका जेनेशियल स्टेज। अब इसमें देखिए, आपका फेलिक में ऑडिपस और आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आता है। अब इनको यहीं पे समझ लेते हैं, आगे अगर डिटेल में होगा तो उसे हम नहीं करेंगे। ऑडिपस बेसिकली देखिए नाम से ही
इनको आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा आपको नाम से ही क्लियर लग रहा है कि लड़की जैसा लग रहा है ना, इलेक्ट्रा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली अपोजिट जेंडर के थ्रू ना, अपोजिट जेंडर के उसमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है। जैसे ओडिपस में लड़के का उसकी माता के प्रति अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रा में लड़की का उसके पिता की तरफ जो है अट्रैक्शन होता है, लव होता है। तो ये होते हैं दोनों। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्राइड ने ये 3 एस्पेक्ट भी दिए थे, इन्हें भी आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं हम। देखिए ये चीज़ें मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी बिल्कुल अच्छे से। एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए। 10 में से सिर्फ 1 पार्ट ही आपका कॉन्शियस लेवल होता है। ठीक है, इस स्तर में आपके चिंतन, भावनाएं, क्रियाएं जिनके लोग प्रति लोग जागरूक होते हैं वही सारी होते हैं, अभी हमने बात की थी। ठीक है, अब प्री कॉन्शियस में क्या होता है, इसमें वो होता है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग जागरूक होते हैं, लेकिन जब वे उन पर सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ये बातें हमने अभी की थी। और देखिए जो अनकॉन्शियस है आपका वो 9th पार्ट होता है। अभी मैंने कहा ना कि मोस्टली पार्ट आपका यही होता है। तो 10 में से अगर हम बात करें 9 हिस्सा आपका यही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते। यह अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पार्श्विक अंतर्नोद का भंडार है। इसमें असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं होती हैं। ये सारी बात जो है हमने अभी की थी। द्वंद्वों के संदर्भ में असफल निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं। विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक, स्वप्नों का विश्लेषण हमें अचेतन तक पहुंचने के लिए साधन प्रदान करते हैं। अब देखिए इद, ईगो, सुपर ईगो, इन्हें हम बिल्कुल डिटेल से अभी मैंने आपको समझा दिया था। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। कर लिया, चलते हैं। वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वही है। यहाँ पे भी 1 सेकंड रुक जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसको बाद में रीड कर लेना। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम। और देखिए प्लीज़ इस बात के लिए आप सब फील ना करें कि मैम ने स्किप कर दिया। वो चीज़ें पहले बता चुके थे, बार बार उन्हीं को रिपीट करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट इतने आलसी होते हैं कि वीडियो की लेंथ देखकर ही वो वीडियो को ओपन नहीं करते हैं, है ना, जबकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें चल रही होती हैं। तो वीडियो की लेंथ को भी कम ही रखेंगे ताकि सबका भला हो सके। उसके साथ साथ देखिए अब इन्होंने ना अगर बात करें 2 फोर्स की बात की थी। ठीक है, कौन कौन से थे, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट और एक डेथ इंस्टिंक्ट। अब इसमें क्या है, फ्राइड के अनुसार यह जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति जैसे आपकी अगर हम बात करें होप होती है ना, जीवन को देख के आपका मतलब क्या नज़रिया होता है, वो सारी चीज़ें। और ये इस डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती है, ये बेसिकली इसका नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम बात करें, यह है सकारी व आक्रामक कार्यों से संबंधित है। फ्राइड ने मृत्यु प्रवृत्ति के स्थान पर जीवन प्रवृत्ति को केंद्र में रखते हुए अधिक महत्व दिया है। मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति को इदम ऊर्जा को प्रदान करती है, कार्यशक्ति या लिबिडो कहलाती है। ठीक है, लिबिडो एक सेक्सुअल अर्ज है और इसको लेकर जो है काफ़ी इनकी थियोरी को जो है क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, बट फिर भी इनका कहना था कि ये जो एक सेक्सुअल अर्ज है जिसकी वजह से सारी चीज़ें चलती हैं, यह सुखेप्सा सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तात्कालिक संतुष्टि चाहता है। ठीक है, ईगो हमने समझा था, आप अगेन इसे स्क्रीनशॉट कर लें। कर लिया, आगे चलते हैं। देखिए ये अभी हमने बिल्कुल डिस्कस किया था और अभी हाँ यहीं पे वो आ भी जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वैसे बता दिया था मैंने, स्क्रीनशॉट कर लें आप इसे। फिर भी हम इसे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां हैं। ठीक है, रिप्रेशन जो कि अभी हमने कहा था दमन, इसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर पर विलुप्त समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन, इसमें व्यक्ति अपने दोषों को दूसरों पर थोप देता है, बिल्कुल। और डिनाइल, इसमें एक व्यक्ति वास्तविकता और स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। जैसे इसमें तो चलो ये ले एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ, मुझे याद आ गया। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है,
और डेथ होती है तो फिर जब डेथ बॉडी घर पर आती है तो जो उसकी वाइफ होती है या फिर कोई भी पर्सन आप लगा सकते हैं, तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इनफैक्ट कुछ लोग रोते भी नहीं हैं कि हाँ, मतलब वो उसको बिल्कुल नकार देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं, इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार कर अपनी उत्कंठा, दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। मतलब इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए एक प्रबल कामेच्छा से ग्रस्त व्यक्ति अपनी ऊर्जा को धार्मिक गतिविधियों में स्थानांतरित कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उसका, क्या कहते हैं उसको, मिल्खा खां, है ना? जो मिल्खा था वो बहुत ज़्यादा एंगर प्रवृत्ति का था, काफ़ी गुस्सा था उसके अंदर। तो जब वो उसमें आर्मी में गया, तो वहाँ पे देखा भई ये तो इतना गुस्सा है इसमें, तो ये तो ठोक देगा ऐसे किसी को भी गोली, है ना? तो उन्होंने जो है उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया। अब स्पोर्ट्स में कहा कि अब लगा भई जितनी तेरे को एनर्जी लगानी है। तो वहाँ पे किस तरह उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, रेस वगैरह सब कुछ जीता, तो वो चीज़, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्या, रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन भावनाओं, व्यवहारों को तर्कयुक्त व स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अ, अब आप में से तो नहीं कहूँगी मैं, मान लीजिए कोई अदर है, ठीक है? वो कोशिश ही नहीं कर रहा कि मतलब वो इस एग्ज़ाम के लिए, और फिर कहेगा कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तो ये होता है आपका रैशनलाइजेशन, ठीक है? आई होप आपको सारे मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे, और ये कम है, ठीक है? और भी हैं, 13 के आसपास आई थिंक, और ये 5 ही हैं, तो एक सेपरेट वीडियो में मैं उसको करवा दूँगी, ठीक है? अब ये देखिए, ये अभी हमने समझा है, ठीक है? तो बेसिकली इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें एजेस से क्वेश्चन पूछ लेगा, एजेस से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी एज कौन से इसमें है, या फिर इसी का जो है सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है, ठीक है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, आगे चलते हैं। कर लिया? चलिए, देखिए, है चीज़ें वही, ठीक है? ये आपका 0 टू 2 ईयर होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक शिशु यौन का केंद्र उसका मुख होता है, ठीक है? मतलब जो उसका सेक्सुअल प्लेज़र होता है वो उसका माउथ होता है। मतलब सारी चीज़ें जो हैं, आप देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है, वो सारी चीज़ें उसे मुँह में लेनी होती है ना? कुछ भी उठाया वही मुँह में, हाथ मुँह में, कुछ भी, कोई टॉय है उसको भी मुँह में ही रखता है ना? और आप देखेंगे अंगूठा चूस कर, काट कर या बलबलाकर प्राप्त करता है, ठीक है? एनएल में क्या होता है, 2 टू 4 ईयर की ये एज होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है? अधिकांश बच्चे इस अवस्था में मल-मूत्र त्याग जैसी क्रियाओं में रुचि दिखाना आरंभ कर देते हैं। समझ गए ना? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बेसिकली इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें, फेलिक स्टेज क्या होती है, 4 टू 6 ईयर होती है। इस स्तर पर बच्चों को नर-मादा के बीच का अंतर एहसास होने लगता है। मतलब आप लड़के हैं, लड़की हैं, इसमें उनको अंतर होना स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस अवस्था में बालक, हाँ, ये अभी हमने कर लिया, आप इन्हें देख लेना, ठीक है? इसे देख लेना आप, ये हम कर चुके हैं। ये बेसिकली एक स्टोरी बता रखी है, स्टोरी कभी कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब लेटेंसी स्टेज, ये 7 टू 11 टू 12 ईयर होती है। इसमें क्या होता है, यौन आग्रह अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, ठीक है? एट दिस स्टेज सेक्सुअल अर्ज आर रिलेटिवली इनएक्टिव, ठीक है ना? इसमें इनएक्टिव होता है। बालक की अधिकांश ऊर्जा सामाजिक या उपलब्धि संबंधी क्रियाओं में खर्च होती है, ठीक है? समझ रहे हैं? आगे देखिए, जेनेशियल स्टेज, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली 11 ईयर से लेकर आपका डेथ तक होती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास की परिपक्वता आ जाती है और पूर्व की दमित इच्छाओं फिर से अभिव्यक्त होने लग जाती है। ओके, आगे है, ये कुछ अप्रोचेज हैं, इन अप्रोचेज को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। असेसमेंट इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत भारी-भारी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले तो, और इतना कर लेते हैं ताकि ये आपको विज़िबल हो पाए। देखिए, इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न
तरीकों से व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रयास किया है। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए कौन कौन सी है। साइकोडायनेमिक टेस्ट है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका MMPI जिसे हम कहते हैं, द मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो डेफिनेशन भी, सॉरी, फुल फॉर्म भी एक दो बार पूछी गई है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ये आपकी बेसिकली अगर हम बात करें कौन सा मेजर है, ये आपका सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। आइजिंग का आपका पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर बिल्कुल आया है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर जो हमने कल किया था, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है, प्रक्षेपी तकनीक जिसे आप कहते हैं, इसमें कौन कौन सी है। रोर्शा का आपका शाही धब्बा परीक्षण, उसके बाद आपका थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, और अगर हम बात करें आपका रोजेनज्विंग का चित्रगुप्त कुंठा अध्ययन, ठीक है, ये भी है आपका। और आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये आपको बस यहाँ पे देखना क्या, आपको ध्यान ये रखना है, ये चारों आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बिहेवियरल एनालिसिस है इसका, अगर हम देखें, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है, ये आपका बिहेवियरल एनालिसिस है। और ये जो वर्गीकरण है ये आपका NCERT पर बेस्ड है। आगे चलते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। अभी जो हमने पढ़ा है ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो आपके मेजरमेंट है इसका पर्सनैलिटी का, इसे देख लीजिए, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, इसमें देख लीजिए आपका सब्जेक्टिव में कौन कौन सा आता है। केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और ऑटोबायोग्राफी चेकलिस्ट, ये आपका सब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है आपका ऑब्जर्वेशन, फिजिकल अपीयरेंस, रेटिंग स्केल, सिचुएशनल टेस्ट और सोशियोमेट्री, ये आपका आता है किसमें, ऑब्जेक्टिव में। प्रोजेक्टिव में आपका आता है, ये सारे आपके प्रोजेक्टिव में आते हैं, और ये आपका किस में आता है, साइको एनालिटिकल में आता है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट और आपका ड्री एनालिसिस मेथड, ठीक है ना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से बेसिकली आपका एक नोट सा तैयार हो जाएगा, जो आपको, क्योंकि इनके बीच से नहीं पूछा जाता, आपका यही पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कौन सी है, ऑब्जेक्टिव कौन सी है, प्रोजेक्टिव कौन सी है, साइको एनालिटिकल कौन सी है, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें कर लेना। और ये हैं आपके कौन से, अगर हम बात करें, ये इसका है, ठीक है ना, मेथड ऑफ पर्सनैलिटी आपका मेजरमेंट, ये सब्जेक्टिव मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आपका प्रोजेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है, बेसिकली इस विधि में हम एक समय पर एक ही व्यक्ति का मापन कर सकते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वो आपके रिटर्न होते हैं, है ना। और रिटर्न जब आप करते हैं तो रिटर्न में आपको बेसिकली एक क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना होता है पर्टिकुलर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में इसको आप अगर एक बार में ज़्यादा लोगों का समूह का जो हम मापन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको एक करेक्ट करना होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन तो वो समूह के लिए होता है, और सिंगल आंसर वो आपका सब्जेक्टिव उसके लिए एक के लिए होता है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, बेसिकली ये है नहीं ऐसा, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें हम अप्रत्यक्ष विधि से व्यक्ति का मापन करते हैं, ठीक है। अब एक एक को यहाँ पे डिटेल से समझा रखा है, आप इसे देख सकते हैं। केस स्टडी का अगर हम बात करें केस स्टडी की, तो इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे टाइडमैन, ठीक है। पूछा जा सकता है किसी व्यक्ति, समूह, परिस्थिति आदि का एक समय अवधि में विस्तृत अध्ययन करना, तो वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगेन इंटरव्यू में कैसे होता है वो यहाँ पर बता रखा है, ये सारी बातें वही हैं, है ना, जो आपको पता होंगी। नहीं पता होंगी तो आप इसे रीड कर लेना, या फिर आप चाहें कि मैं रीड करूँ तो मैं कर देती हूँ। इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यह वार्तालाप है जहां एक प्रतिभागी प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है, ठीक है। क्वेश्चनियर में क्या होता है, इसके प्रोपाउंडर सुकरात हैं, ठीक है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में लागू किया था इसको। और उसके अगर बात करें, एक प्रश्नावली एक उपकरण है जो निश्चित विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रश्नों की एक श्रृंखला से बना है। क्लियर। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली आत्मकथा एक जीवनी है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में
लिखता है। ऑटोबायोग्राफी में वो खुद के बारे में ही लिखता है। ये सारी बातें इसमें होती हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चेकलिस्ट बेसिकली एक जांच सूची होती है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली अगर हम बात करें, एक ऐसी विधि है जहां एक पर्यवेक्षक प्रयोगशाला, खेल का मैदान जैसे निहित वातावरण में प्रतिभागियों को देखता है, अवलोकन करता है और उनका एनालिसिस करता है। फिजिकल अपीयरेंस, इसमें शरीर के अंगों का मापन के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। रेटिंग स्केल में क्या होता है, इसके प्रोपाउंडर थे आपके फ्रांसिस गाल्टन। इसमें 3 या 5 बिंदु को आधार मानकर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मार्किंग की जाती है, उसी तरह से रेटिंग की जाती है। सिचुएशनल टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति परिस्थिति के संदर्भ में व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। ओके, सिचुएशन कैन बी रियल और इमेजिनरी। परिस्थिति वास्तविक भी हो सकती है और आपकी काल्पनिक भी हो सकती है। सोशियोमेट्रिक, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी गया है। जो सोशियोमेट्री है वो बेसिकली आपका जेएल मोरोनन द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या है, समाजविधि में एक समूह के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, पहले परिभाषित तकनीकों को प्रत्यक्ष तकनीक के रूप में जाना जाता है। प्रक्षेपित तकनीक अप्रत्यक्ष तकनीकें हैं जिनका उपयोग अचेतन उद्देश्यों और भावनाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलते हैं। देखिए, स्पीड को प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम कर लेना, आपको कम लगे तो ज़्यादा कर लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं नॉर्मल कर रही हूँ। तो अब रोशा का शाही दबाव परीक्षण। अब इसमें देखिए, कार्ड्स कई बार पूछे गए हैं तो ध्यान से देखिएगा। यह परीक्षण हरमन रोशा द्वारा 1922 में विकसित किया गया था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 10 कार्ड थे। ठीक है, 5 काले और सफ़ेद, 2 लाल रंग के थे और बाकी 3 हल्के रंग के थे। और उसमें अगर हम बात करें, धब्बे समित रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, साइज उनका ये था। परीक्षण आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इन कार्डों को 2 चरणों में दिखाया जाता है। पहले चरण में निष्पादन मुख्य कहते हैं। इसमें प्रयोजकों को कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि कार्ड में वे क्या देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरे चरण में ये सारी चीज़ें देख लेना। बेसिकली यहाँ तक पूछा नहीं गया है, कार्ड कितने कलर के होते हैं, कितने कार्ड से, ये पूछा गया है आपसे। इसमें क्या होता है, इसे भी आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत बार तो ये पूछा गया है आपसे कि ये जो टेट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंक ब्लॉट की तुलना में यह अधिक संचरित परीक्षण है। ओके, इसमें कुल 31 कार्ड थे। ठीक है, 30+1, 30 काले थे और सफ़ेद, एक सफ़ेद था शायद। 30 काले और सफ़ेद थे, रंगों के सचित्र कार्ड, और एक खाली कार्ड था। ठीक है, 30 थे आपके सफ़ेद और काले और एक आपका खाली कार्ड था। प्रत्येक सचित्र कार्ड पर एक या अधिक लोगों की विभिन्न स्थितियों को में दर्शाता है। ठीक है, अलग अलग लोगों की स्थितियों को दर्शाता है। आप इसे नीचे रीड आउट कर लेना। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसकी सहायता से व्यक्तित्व के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जा सकता है। इसके सहायता से असामान्य व्यक्तियों की समस्या का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद करें इसके ड्रॉबैक्स। यह बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। इसके लिए विशेषज्ञों का अभाव रहता है। यह विधि व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। और हाँ, ठीक है, इसके लिए इतना ही था। उसके बाद अगर हम बात करें रोज़ेनविंक की, तो इसका जो आपका चित्रगत कुंठा अध्ययन था, इसमें क्या था, इसके प्रोपाउंडर तो आपके यही हैं, रोज़ेनविंक। ठीक है, और इसका भारतीय संस्करण उदय पारिक ने तैयार किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें इस तरह से देखिए, ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। ठीक है, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोजक को एक कागज़ के पन्ने दिए जाते हैं, उसमें चित्रांकन करने, कुछ भी बनाने के लिए उसको कहा जाता है। उसके हिसाब से उसको अतः व्यक्ति को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, विपरीत लिंग के व्यक्ति का चित्रांकन के लिए कहा जाता है और फिर उसको फाइनली क्या किया जाता है, उसकी कहानी लिखने के लिए उसको कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होता है, देखिए,
हम्म, मुखाकृति का लोप यह दर्शाता है कि व्यक्ति किसी उच्चतरीय द्वंद्व से अभिभूत अंतर्व्यक्तिक संबंध को टालने का प्रयास कर रहा है। गर्दन पर आलेखीय बल देना आवेगों के नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है। अनुपातिक रूप से बड़ा सिर आंगिक रूप से मस्तिष्क रोग और सिर दर्द के प्रति दुश्चिंत को सूचित करता है। ठीक है, ये बताया था इसके बारे में। दूसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। इसमें क्या होता है, गाल्टन ने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था। इसमें व्यक्ति अचेतन व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट CAT, इसमें क्या होता है, इसके प्रोपाउंडर थे आपके लियोपोल्ड बैलक। ठीक है, इसके जो हैं इसको याद कर सकते हैं बालक से बैलक। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं चिल्ड्रन वाला। और इसमें क्या था, इसमें 10 कार्ड थे जिस पर जानवरों के चित्र अंकित थे। इसमें मानव के चित्र को जानवर के चित्र से बदल दिया जाता है। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये टेस्ट उपयोगी है। पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, इसमें क्या है, इसमें जो है यह जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। प्ले टेक्निक, इसमें बालक को खेल सामग्री दे दी जाती है, उनके व्यवहार द्वारा उनके व्यक्तित्व की जानकारी की जाती है। ओके, अब बिहेवियरल एनालिसिस इसका है आपका ये। व्यवहार परक विश्लेषण निम्न तरीके से किया जा सकता है। किस किस तरह से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, रेटिंग से, नॉमिनेशन से, सिचुएशनल टेस्ट से, इससे किया जा सकता है। इसमें स्थिति परक दबाव परीक्षण सबसे सामान्य है। जो आपका सिचुएशनल स्ट्रेस है टेस्ट है वो आपका इसमें सामान्य है। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद शायद एक स्लाइड और है लास्ट अपनी, उसे भी देख लेते हैं। यस, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। गॉर्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति मनोभौतिक है, जिसका अर्थ है शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक दोनों। ठीक है, गार्डन के अकॉर्डिंग, गार्डन आलपोर्ट के अनुसार जो है, जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही है। अब व्हाट मेक गुड पर्सनैलिटी, जो गुड पर्सनैलिटी है वो किससे बनती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, सेल्फ रिलायंस और सेल्फलेस सर्विस। बिल्कुल सही कहा, इनसे जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है। अप्रोच फॉर गुड पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी के लिए क्या होना चाहिए? गोल सेटिंग, बिल्कुल सही बात है। टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल सही बात है। और लीडरशिप क्वालिटीज़, बिल्कुल, ये सारे ही एस्पेक्ट जो हैं मस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसके व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन है? आपकी हेरिडिटी है, बिल्कुल है। एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, कल्चर है और फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो पर्सनैलिटी का जो नेचर होता है ना, वो आपका साइको फिजिकल होता है। ठीक है, जिसमें दोनों ही आपके आ जाते हैं। तो चैप्टर हमारा पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा मैंने इसे जल्दी भी किया है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर लेना, और अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। ठीक है, और अगर चीज़ें जल्दी में हुई है तो कोई बात नहीं, अभी आपका एग्ज़ाम पास है, दोबारा जब करेंगे तो इसे और अच्छी तरह से डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, और ये जो सारी इमेजेस हैं मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। ये सारी इमेजेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।